नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं डॉक्टर संदीप कुमार यादव जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। लेकिन सवाल यह है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो बड़ी विकराल होती चली जा रही। अभी आपने देखा 3 दिन से आदमी हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में तो नहीं बैठा, लेकिन एडिडास वाला जूते वाला जमीन पर पड़ा था। कहीं जूते थे, कहीं वो पड़ा था। चीख रहे थे लोग, किराया देके 48 घंटे हो गए, चाय नसीब नहीं हुई है। ये बदलते भारत का दौर था और यहां पे गच्चा खा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में जो हो रहा था वो ठीक था। भारत की मीडिया आपके मैसेज पर काम करती है। हिरन जोशी जी जो भेज देंगे वही लिखा जाएगा, लेकिन पता है कि वो भी गायब है। लेकिन सवाल ये है कि विदेश के सबसे पावरफुल राष्ट्राध्यक्ष उस समय भारत में थे, तो विदेश की सारी मीडिया भारत में थी। वो यहां से सब कुछ ले गई निकाल के। अब उसने सब पोल खोल दी है, रोज छप रहा है वहां, रोज चल रहा है। और उसे कौन रोके? हिरन जोशी भारत की तो ही रोक सकते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को कौन रोकेगा? और जो भद्द पिटी है, ऐसी कभी नहीं पिटी थी। अभी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इंडिगो से तो लाखों लोग टच में आए, लेकिन एक और सेक्टर है जिसने 70% हिस्सेदारी अपने नाम कर ली है, और वो सेक्टर 140 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करने लगा है। सोते उठते बैठते जागते पहला हाथ उसी संयंत्र पर जाता है, उसी यंत्र पर जाता है। वहीं से हमारी आंख खुलती है, वहीं से हम सोते हैं, वहीं से हम जागते हैं, वहीं से किसी से बात करते हैं, वहीं से किसी का मैसेज देखते हैं। अगर रिलायंस ने हाथ खड़े कर दिए 1 घंटे के लिए, तो इस देश में त्राही त्राही मच जाएगी। आखिर ये कौन सा खेल है कि हर काम एक मोनोपोली करा दो? कांग्रेस यही रोक के चल रही थी, इसलिए कांग्रेस बुरी थी व्यापारियों के लिए, और बीजेपी ने ये खुली छूट दे दी है, इसलिए बीजेपी बढ़िया है। तो आम जनमानस का हित अनहित, हित अनित देखकर तो भगवान भी बताए जाते हैं, प्रीति करते हैं, क्योंकि ये भगवान के वंशज हैं, श्री राम को ले आए हैं, तो इन्हें हित अनित भी नहीं दिख रहा। आखिर इन सभी समस्याओं को कैसे समाधान मिलेगा, कैसे समझेंगे? तो इस बड़ी बात पर आखिर इस देश के नागरिकों को गोल गोल कब तक घुमाया जाएगा? और इसी चर्चा में अगर कोई सवाल करे तो उसे रोका जाएगा। सर्वोच्च अदालत अपना सवाल कर रही है, चुनाव आयोग से लोग अपने सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग किसी का जवाब नहीं दे रहा है। पक्ष विपक्ष सब परेशान है। जिस वंदे मातरम को लेकर सड़क पर जान लेंगे, वो वंदे मातरम सदन में नहीं आएंगे। तो ये दोहरा चरित्र कब समझोगे? इतने दिन हो गए वो दोहरे हर जगह काम करते। तो संदीप जी, विदेश में जो थू हो रही है उसे कैसे देखेंगे भारत की, और कितना जलालत भारत को झेलनी पड़ेगी अभी? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, और आपने जो मुद्दा उठाया है और भी महत्वपूर्ण है। देखिए, रिलायंस का 50% करीब करीब टेलीकॉम इंडस्ट्री में कब्जा है। 50% है, लेकिन बताया ऐसा जाता है कि जो दूसरी कंपनी है, 2 ही कंपनियां हैं इस देश में, तो लोग इसको डुओपोली बोल रहे हैं। अब सोचिए कि विश्व गुरु का सपना दिखा के सत्ता में आए थे, सपना दिखाया था कि हवाई चप्पल वाला भी ट्रैवल करेगा, जिसके पास एडिडास का, सही आपने कहा कि जूता था, उसका जूता भी छीन लिया गया है और चप्पल भी नसीब नहीं है उसको। तो ये जो दूसरा उल्टा कहा गया कि रुपया क्यों गिर रहा है हम जानते हैं, और गिरते गिरते 60 रुपया था 90 पे पहुंचा दिया है, उनसे संभल नहीं रहा है। तो ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इतनी बुरी हालत है उसकी कि अब आप देखिए कि अगर वो कोलैप्स हो जाता है तो पूरा भारत कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि उसी से सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ, पूरा इंटरनेट, बैंक और सब कुछ, और डेटा में अगर इधर उधर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वेलफेयर स्टेट में, जो जनता की भलाई के लिए एक राज्य है, वहां पर सरकारी टेलीकॉम क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि ये फायदे का पूरा बिजनेस है। चाहे वो वायरलेस नेटवर्क हो, चाहे वो वायर वाला नेटवर्क हो, दोनों में जियो की मोनोपोली हो गई। जियो कंपनी कब बनी, ये देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब
हमारे प्रधान सेवक जी सत्ता में आए, तो ये अस्तित्व में आई। शुरू में सबको फ्री में ऑफर किया, धीरे-धीरे बीएसएनएल के टावर्स को यूज़ किया गया और उसके बाद यूज़ करने के बाद इसको हमारी कंपनी बैठ गई। अब धीरे-धीरे याद रखिएगा, बड़ा ये भी इंटरेस्टिंग है, एक रिसर्च का मसला है, एक स्टडी का मसला है कि केरल जैसे राज्य में, बंगाल जैसे राज्य में बीएसएनएल अभी भी बहुत बेहतरीन फंक्शनल है। तमिलनाडु में फंक्शनल है, लेकिन उन राज्यों में जहाँ इसकी काम करने की और ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ ये पूरी तरह साफ हो चुका है। क्योंकि वहाँ लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है, लोगों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है, तो ये सब इस तरह के राज्यों में खूब जम के फल फूल रहे हैं। अब सवाल ये है कि 1 डेटा, 1.5 डेटा जियो देता है और 800-900 रुपए लेता है मुश्किल से 2.5 महीने का। अब ऐसे में ये महँगा भी हो रहा है, जबकि दूसरी कंपनी रहती, कंपटीशन रहता तो ये ग्राहकों के लिए बहुत ही आसान रहता और अच्छा रहता। तो आपने बहुत ही ज़बरदस्त मैंने एक सवाल भी पूछा और यही नहीं, आप चाहे ले लीजिए, जैसे ये पूरा जो मसला आपने इंट्रोड्यूस किया डीजीसीए का, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का मामला है, जो नियम बनाया था उसने कि पायलट्स को 36 घंटे की जगह पे अब 48 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। तो क्या इंडिगो, जो कि वो भी एक बड़ा शेयर होल्डर है, इंडिगो एक ऐसी कंपनी जिसका कोई मालिक नहीं है, उसका एक ट्रस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, बोर्ड है उसका, और इंडिगो का शेयर जो हमारा एविएशन है उसमें बहुत ज़्यादा है, 30% है, और वो बहुत फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। सोचिए कि उन लोगों की जिनकी फॉरेन की फ्लाइट रही होगी, जैसे मैं भी कई देशों में गया हुआ हूँ शिव कुमार जी, होता ये है कि आपकी जब दिल्ली से जब फ्लाइट होती है, तो आप टर्की गए या दुबई गए, या मान लीजिए आप लंदन गए, लंदन से फिर आपकी ऑस्ट्रिया या जर्मनी की फ्लाइट है, या फिर आपको अमेरिका जाना है, वो सब कुछ आपका तो शेड्यूल खत्म हो गया ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? आप मैक्सिमम उनका एक तरफ का भाड़ा दे देंगे, बेचारे उसके साथ-साथ होटल भी बुक रहता है, और होटल यूरोप कोई इंडिया नहीं है कि आप नहीं आए तो वो फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपको फिर कहेंगे कि नहीं-नहीं हम इसको वो कर दे रहे हैं। हाँ, कुछ कर सकते हैं 20-30%, 40% कर सकते हैं, लेकिन पूरा आपका किराया फंड रिफंड नहीं होगा। तो जो बहुत पैसा लोगों का डूबा है, उस पे सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। उल्टे ये खबर आ रही है कि सरकार उनकी शर्त पर मान गई। अरे भाई गजब सरकार है ये। एयर इंडिया ने पायलट्स की व्यवस्था कर ली, आपको तो कार्रवाई करनी थी ना इंडिगो पे, आप क्यों उसके सामने झुक रहे हो? ये भी अपने आप में एक बड़ा करप्शन है। अब पायलट्स आराम नहीं करेंगे तो क्या आप चाहते हो कि फ्लाइट्स फिर से कोलैप्स हो जाएँ, फिर से लोग मरें? एक्चुअली ये सुधार भी उसी जो गुजरात में घटना हुई थी ना, मुझे लगता है 16 जून को हुई थी, जून में हुई थी, जी 13-14 जून को। जी, जी। नहीं 12 जून को हुई थी, क्षमा करिएगा। 12 जून 2025 को हुई थी। जो फ्लाइट में जो हमारे रूपाणी साहब कुछ पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, और कई शायद 100 लोग, पूरे लोग मर गए, बस एक यात्री जीवित रहा। उसके बाद ये शुरुआत हुई कि नहीं-नहीं, और उसके बाद कई घटनाएँ हुई थी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शिव कुमार जी कि ये सब कुछ जनता की आँखों में धूल झोंका जा रहा है। एयरपोर्ट के जो मतलब जो ठीके हैं, एयरपोर्ट का जो बाकी जो सब कुछ देख-रेख है, वो अडानी को दे दिया गया है। जहाँ पार्किंग ₹50 में होती थी, वो ₹250 में है, और जनता खुश है। जनता खुश है, आनंद में है, अजीबोगरीब जनता है। तो जनता खुश है या उसको खुश अ, होने का नाटक करने के लिए कहा जा रहा है या फिर दबाव बनाया जा रहा है? ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन कुल मिला के ये सब चीज़ें हैं जो बता रही हैं कि कैसे भारत एक गंभीर संकट में है। आपका क्या है थे कि हवाई चप्पल वाला प्लेन पर उड़ेगा। यहाँ तो आपने हज़ार-हज़ार फ्लाइट कैंसल की, एक फ्लाइट में 2000-3000 लोग जाते हैं, तो आप सोचिए कि 20-20 लाख लोगों की फ्लाइट आप 10-10 लाख लोगों की कैंसल कर देते रहे। कितना पैसे का नुकसान हुआ इकोनॉमिक, किसी को अपने माँ-बाप के मृत्यु में जाना था, किसी को अपनी शादी में जाना था, किसी को अपनी इंटरव्यू में जाना था, मीटिंग्स में जाना था, करियर का सवाल था, सब कुछ बर्बाद है। तो ऐसी स्थिति में कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? कौन भरपाई करेगा? और जो छूट गया, जो बर्बाद हो गया, वो भरपाई होगी? तो ये सब वो सवाल है जो सामने खड़े हैं और वो पूछ रहे हैं। जैसे कप सिरप से जान ले रहे हैं आप, तमाम तरह के करप्शन एकदम चरम पर है, और उसको बस मीडिया के मैनेजमेंट से, जो आपने अपने परिचय में कहा, उससे ढका जा रहा है। अब देखिए ना कि पुतिन आए और उनसे सवाल पूछ रही है जो गोदी मीडिया की एंकर है कि बताइए आपका, और उसने डाँटा, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, और भारत में ये मीडिया में ये नैरेटिव नहीं बना कि इतने शर्म की बात है कि लोगों ने डाँट भी दिया, और डाँटने के बाद भी इनको कोई मतलब लाज और हया नहीं है, और मीडिया उसको नहीं बताता है, ढाँप रहा है। वो तो आप जैसे चैनल्स हैं जो यूट्यूब के हैं, जो बातें कर रहे हैं।
तो देखिए मीडिया को तो ये मैनेज कर रहे थे अपने लेवल पर, विदेशों में भी मैनेज करना शुरू कर दिया। जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है उसका हाल देखिए ना आप शिव कुमार जी। जब ये अभी ये रूस को अपना दोस्त कब अब रूस इन्होंने पुतिन को बुलाया। अभी आप देखिए इनकी, मैं एक छोटा सा बताता हूँ कि अमेरिका में जब ट्रम्प की सरकार गई, बाइडेन की सरकार आई। एक तो ट्रम्प जब थे तो ये बाइडेन के खिलाफ प्रचार करने गए, कहा कि अब की बार ट्रम्प सरकार, आ गई बाइडेन की। बाइडेन ने इनको मतलब इनसे संबंध खराब रहा, ठंडा रहा। फिर ये बाइडेन से मिलने गए, ट्रम्प से संबंध खराब हुआ। उसके बाद इन्होंने उसको सुधारा नहीं, सुधारने का रिजल्ट ये था कि उसने हमारे 18,148 नागरिकों को जो वहां अमेरिका में रह रहे थे बेइज्जत करके, अपमानित करके भेजा है। और ये आंकड़ा गोदी मीडिया नहीं बताती है शिव कुमार जी। कल इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत मजबूरी में छापा होगा, भीतर छापा था, छोटा सा न्यूज। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 18,148 लोगों को एक तरह से अपराधी की तरह भेजा है अमेरिका ने। उसके बाद 50% का टैरिफ लगा दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, हीरे जवाहरात के मसलों पर, और जो तमाम तमाम तरह की चीजें हम आयातित करते हैं वहाँ, सॉरी अमेरिका हमसे आयातित करता है। बड़ा व्यापार भी था, वो व्यापार भी चौपट हो गया, अमेरिका से संबंध खराब हुआ। इधर बीच यूक्रेन और रूस का युद्ध युद्ध क्षमा करिएगा, उस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। कहा भी जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि यूक्रेन जो है वो कहीं ना कहीं टिका हुआ है अमेरिका की वजह से, और अमेरिका चाहता है कि रूस को नीचा और कमजोर किया जाए इसका, उसलिए उसने भी यूक्रेन का यूज करना शुरू किया। कुल मिला के वहाँ हमारे जो महामानव हैं, प्रधान सेवक जी हैं, वो यूक्रेन भी जाते हैं, रूस भी जाते हैं। परिणाम ये हुआ कि पुतिन हमारे लोगों को बुला के बुरी तरह से डांटता है, और वो क्या समझता नहीं है। वो वहां पे भी आप एक्सपोज होते हो। चाइना से आपका संबंध खराब था ही, जब ट्रंप ने डराया तो आप वहां पहुंचे। तो आप यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालत ये है कि आपके लोग बता रहे हैं, आपके सांसद बोल रहे हैं कि नहीं, रुपया के गिरने से कोई दिक्कत नहीं है, रुपया गिरेगा लेकिन हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर है। सांसद बोल रहे हैं, आपके अधिकारी बोल रहे हैं। सांसद बोले तो समझ में भी आता है कि वो तो ऐसे ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन अधिकारी जो उसमें लगे हुए हैं अगर वो बोल रहे हैं, इसका मतलब कि संकट अभी और आएगा, क्योंकि इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग अगर उस संकट को डील कर रहे हैं तो कुछ इसका सल्यूशन आने वाला नहीं है। तो ये सब बातें हैं शिव कुमार जी, जिससे पूरी भद पिट रही है भारत की पूरी दुनिया में। और उसके लिए कौन जिम्मेदार है तो जनता को तय करना है कि वो क्या चाहती है और अभी और कितना दुर्दशा करवाना चाहती है। जी संदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जनता एक ऐसे टॉनिक का शिकार हो गई है जैसे कोडीन का। कोडीन क्या है? कोडीन एक कप सिरप है, उसमें नशा है। वो आप जैसे ही लेते हैं आप नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, और उसके बाद आपकी खांसी रुक जाती है। इतना सा बस साल्ट है उसका। कई समझदार मेडिकल वाले बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो कोडीन सिरप नहीं देते हैं, आप चाहे कितने भी उनके मित्र हो, क्योंकि उन्हें लाइबिलिटी है उनके ऊपर। और कई लोग धड़ल्ले से सिर्फ कोडीन ही बेचे जा रहे हैं, क्योंकि उनके गुर्गे उन्हें तत्काल पहुंचा रहे हैं। अब कोडीन तुम छिपा लोगे भारत में, तुम हवाई यात्रा को छिपा लोगे, लेकिन विदेश की मीडिया के लोग भी तो भारत में रहते हैं। अब तो रूस का चैनल लॉन्च हो गया, भारत में चलेगा। अमेरिका ने तो चैनल लॉन्च आज तक किया नहीं भारत में। हम जिसके सामने झुकते हैं तो इतना क्यों झुक जाते हैं कि हमारा अपना भी सम्मान चला जाता है। यही हाल अमेरिका के साथ किया, आज वो हमें डंडे से कूट रहा है। पहले किसी भी सरकार की इतनी फजीयत नहीं हुई, और उसका एक ही रीजन है कि प्रधानमंत्री के जो मोदी मोदी के नारे प्रत्येक देश में जब तक गूंजेंगे, भारत की साख निरंतर उतनी तेजी से नीचे गिरेगी। क्योंकि किसी भी राष्ट्र में क्या पुतिन आए तो पुतिन पुतिन के नारे लगे। यहां पुतिन ने कोई बैठक की यहाँ के जनमानस से? रसिया के लोग भी यहाँ रहते हैं, बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के सामने अगर पुतिन पुतिन के नारे लगेंगे तो कल भारत में हमारी क्या इमेज बचेगी। भाई अतिथि देवो भव, लेकिन अतिथि के मतलब ये थोड़े है कि अतिथि सर पे चढ़ के डांस करने लगे। और ये बात भारत के लोग नहीं समझते, उन्हें ये लगता है कि भारत की साख बन रही है। मैं बड़े कटु शब्दों में ये बात कह रहा हूं और उस हकीकत से रूबरू करा रहा हूं। लेकिन सिर पे नशा जो चढ़ के बोलता है, बस एक ही बात है। अब कबीर आ गए मैदान में इस बार, हुमायूं कबीर। हुमायूं नाम है अकबर की, मस्जिद बनवाएंगे।
और बीजेपी खामोश रहेगी बंगाल में। एक भी दिन हुमायूं कबीर अरेस्ट हो जाए तो आप बता देना, कोई और मुसलमान बोल के दिखाए बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, बुलडोजर चला जाएगा, किसी भी राज्य का हो। हुमायूं कबीर पैसा इकट्ठा कर लेंगे, ईडी की रेड नहीं जाएगी कितना इकट्ठा हो गया। बताया जा रहा है 15 लाख ईंटें आ गई तो अवैध निर्माण पे किसी बुलडोजर की हिम्मत है, हिमाकत है जो चला जाए? क्यों? चुनाव है, हिंदू खतरे में है वहां। इन सब चीजों से जनता बेखबर है। जनता को इतना पता है कि सेकुलर सरकारें आएंगी तो हमें हमारी जमीनें घेर ली जाएंगी। ये जनता को कूट कूट के आरएसएस के प्रचारकों ने एक एक के दिमाग में ये बात पेवस्त कर दी है। और विपक्षी दल ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब इसके जरिए चुनाव लड़ना चाहता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उन्होंने प्रत्येक बूथ पर 90 से 100 लोग पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख बना रखे हैं, तो आपकी 150 हो। ये हकीकत में विपक्ष चुनाव लड़ता तो आपने, किसने कह दिया कि विपक्ष हार गया बिहार में? बिना पैसे के 1,90,00,000 वोट विपक्ष ने पाए और 10,000 रुपया देने के बाद सरकार 2,40,00,000 वोट पाई है। 1,65,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया भेजने के बाद सोचिए, विचार कीजिए। केवल सरकार में अगर ईमानदारी से बात माना जाए तो 70 से 80 लाख लोगों ने विश्वास जताया भारतीय जनता पार्टी पे, बाकी तो वोट पैसे के दम पर मिला है। और मीडिया है, विपक्ष का सफाया हो गया, विपक्ष हार गया, विपक्ष हार गया, विपक्ष का ये हो गया। ये नहीं मालूम कि बिहार के 2 करोड़ लोग आज भी विपक्ष में विश्वास करते हैं, केवल विपक्ष में। उसके बाद आप उसमें जोड़ दो बसपा का वोट, उसमें जोड़ दो जनसुराज का वोट, उसमें जोड़ दो AIMIM का वोट, उसमें जोड़ दो निर्दलियों का वोट, तो ये वोट का आंकड़ा 2, 4, 5 लाख ऊपर नीचे बैठेगा। इसका मतलब विपक्ष में भी अगर वोट नहीं बिखरता तो इतने पर भी हार जाती सरकार। लेकिन कौन विश्लेषण करेगा इनका? किसे फुर्सत है ये सब चीजें समझाने का? तो संदीप जी, इतनी छीजा लेदर के बाद क्या मोदी का रुख बदलेगा या यही चलेगा? देखिए, रुख बदलने का मसला नहीं है। इन लोगों के पास नया कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है शिव कुमार जी। इनकी राजनीति जो है वो कोई समाजवाद की राजनीति नहीं है, वो प्रगति की राजनीति नहीं है, वो एक समस्या की राजनीति है। देखिए, एक्चुअली कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब वहाँ पीस होती है, वहाँ भाईचारा मजबूत होता है। जो भी देश कॉन्फ्लिक्ट में है, फलस्तीन को ले लीजिए, इजराइल को ले लीजिए। इजराइल बहुत प्रोग्रेसिव देश है, 90 लाख की आबादी है उसकी। फलस्तीन देखिए किस तरह से तबाह हो चुका है, और इजराइल भी बहुत गंभीर संकट में है, क्योंकि उसको तमाम तरह का पॉलिटिकल बैलेंस करना पड़ता है, और वो जितना प्रगति कर सकता था उसका आधा ही करता है। क्योंकि भाई उससे वो उसका पूरा डाइवर्जन है, इकोनॉमी लगी हुई है, एनर्जी लगी हुई है, और परेशान है। अब दुनिया में कोई भी देश देख लीजिए, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो सोमालिया हो, चाहे वो कहीं भी, रूस और यूक्रेन इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। क्रीमिया को लिया पहले रूस ने, डोनबास का इलाका लिया यूक्रेन से, अब क्या पूरा देश ले लोगे तुम? शायद लेने के लिए ही वो युद्ध हो रहा है, लेकिन उसके बाद कहाँ रुकेगा रूस? और इन सब चीजों से क्या रूस को कितना कुछ मिल रहा है? रूस में भी जो पुतिन है वो एक तानाशाह है। वो अलेक्सेई नवाल्नी की 4-5 बार हत्या, जो नेता विपक्ष थे रसिया के, अलेक्सेई नवाल्नी, उनको 4-5 बार मारने की कोशिश की गई। अंत में यूरोप के एक देश में, शायद वो इटली या जर्मनी में थे, अंत में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी पत्नी, मतलब रूस में स्थिति ये है कि आप बोल नहीं सकते हैं। वहाँ सरकार, जैसे यहाँ संचार साथी ऐप लाया गया था तो वो रूस से प्रेरित होकर ही लाया गया था। वहाँ सरकार का पूरा नियंत्रण है कि आप कितना बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे। विपक्ष एक तरह से है ही नहीं। तो इस तरह के देशों में, रूस में भी लोग कोई इस तरह से नहीं है कि 3-3, 4-4 साल से युद्ध चाहते हैं। और जो यूक्रेन के लोग हैं वो बहुत, उनसे, उनकी जो एथनिसिटी है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो रहन सहन है, वो उनसे बहुत अलग है और बहुत कोई समस्या है। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीति युद्धों को प्रोत्साहित करती है, स्पॉन्सर करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को युद्धों की आड़ में छुपाया जा सकता है। तो वो कोई तो मॉडल नहीं है, लेकिन कुल मिला के संकट है। तो देखिए, पीस जहां नहीं होगा, हुमायूं कबीर की आपने बात की, वो
बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी है और बीजेपी जानती है कि जब तक हम उसमें चोट नहीं कर पाएंगे तब तक जीत नहीं पाएंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में एक बड़ी आबादी वो जाति से परे प्रगतिशील विचारों को पर जोर देती है, चाहे वो मतलब अपर कास्ट भद्र लोग ब्राह्मण्स हों या फिर वहाँ के ओबीसीज हों, एससी हों और एसटी हों। वो एथनिसिटी जाति से उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं जितना वो मतलब कि विचारों से प्रभावित होते हैं। पश्चिम बंगाल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का राज्य है, जहाँ रोज सुबह और शाम रविंद्र संगीत गाया जाता है हारमोनियम पर। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक लौते कवि हैं जिनको नोबेल मिला था। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, वो कविता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उनकी जो कविता का संग्रह है गीतांजलि, उसकी जो कविताएं पढ़ लेगा ना उसका जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सीधा सीधा यही कहा था कि हमको ऐसी दुनिया बनानी है जहां हर कोई बिना डर के रहे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां हम बिना डर के रहें और हमारा सर ऊंचा रहे, जहां हमारे जीवन में डिग्निटी हो। आप देखिए भारत के दूसरे और किसी भी राज्यों में उस तरह की चीजें नहीं है। बंगाल भारत के सबसे सस्ते राज्यों में से एक है, सबसे माने वहाँ सस्ता खाना मिलता है, रिलेटिवली उत्तर भारत की तुलना में हाइजेनिक भी है, कम कन्फ्लिक्ट है, लोग घृणा और द्वेष उतना नहीं करते हैं जितना इधर करते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे हो चाहे जाति के आधार पर हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। बीजेपी के लिए वहां रास्ता खुल नहीं रहा है। तमाम पैसा खर्च करने के बाद, चाहे वो इलेक्टोरल फंड का पैसा हो या फिर पीएम केयर फंड का पैसा हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्षमा करिएगा, और पीएम केयर फंड का, सब कुछ जोर लगाने के बावजूद भी सफलता 3 टर्म्स में नहीं मिली है। हालांकि 2006 में बीजेपी को वहां पहली बार केवल 2.5% वोट मिले थे और पिछले चुनाव में वो 37% तक पहुंच गए थे। तो वो पूरा जोर लगा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो ब्रेक थ्रू नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हुमायूं कबीर को पैसा देकर एक पॉन के रूप में, माने एक अपने एक एक क्या बोलते हैं शतरंज में वो जो होता है, एक अपने चाल के रूप में यूज किया जा रहा है, यादें ताकि के रूप में। मोहरे के रूप में, जी जी, मोहरे के रूप में, ताकि वो बेसिकली वो मुसलमानों को भड़काए, मुसलमान पोलराइज हों। बीजेपी की पॉलिटिक्स ही पोचिंग और पोलराइजेशन की है। अब टीएमसी के विधायक थे, पोचिंग माने कि दूसरे दल में से खींच के ले आना लोगों को, पोलराइजेशन माने हिंदू मुसलमान, सवर्ण गैर सवर्ण, यादव गैर ओबीसी यादव, जाटव गैर एससी जाटव, ये सब चीजें करना ताकि उनमें दरार डाली जाए और अपनी राजनीति को फलाया, माने हमारी राजनीति फले फूले और पनपे। तो ये जो है, इस प्रयास में भी इनको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अभी भी भारत में जो लोकतंत्र की का संघर्ष है और लड़ाई है, और उसका सवाल अभी भी जीवित है और सामने खड़ा है, और वो सवाल है कि कैसे आप उस लोकतंत्र को बचाते हैं। क्योंकि चुनाव में जब मॉडल कोड कंडक्ट लागू हो जा रहा है, 10,000 रुपए बांटे जा रहे हैं लोगों को, मतलब प्रभावित करके और वोट लिया जा रहा है, और उसके बाद जो बच जा रहा है उसका वोट काट के मैनेज करके प्रशासन का, किसी के सामने पिस्तौल तान के, किसी को डरा के धमका के, किसी को पैसा दे के, कहीं इधर छेड़छाड़ करके कहीं उधर छेड़छाड़ करके, इनका मॉडल तो जो रूल का है ना शिव कुमार जी, वो कर्नाटक का देखिए ना, वहां तो कई ठेकेदारों ने आत्महत्या कर ली जो करोड़पति थे। वो कहने लगे थे खुलेआम की 40% का मॉडल है बीजेपी का रूल का मॉडल। 40% करप्शन तो इतना है कि वो कल्पना से परे है। हर एक संस्था जो है कंप्रोमाइज हो चुकी है, हर एक व्यापार के बड़े स्तंभ को मोनोपोलाइज कर लिया है इनके कुछ लोगों ने, इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों ने पूरे संरचना पर कब्जा कर लिया है। जो करप्ट थे, जो इनके थे, उनको भगा दिया गया, बाकी जो बचे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो करप्ट हैं वो भी इनके साथ हैं और शामिल हैं। तो उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बल पर पूरे देश में राज किया जा रहा है और देश को नियंत्रित किया जा रहा है। चलिए संदीप जी, आपने बड़ी बेहतरीन जानकारी दर्शकों को देने का प्रयास किया, और हमारा काम है सच से लोगों को रूबरू कराना। बाकी इस देश का नागरिक प्रत्येक कितना होशियार है उसे अपना भला बुरा समझना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन पर इस देश को कितना नीचे और ले जाना चाहते हैं, ये हमें समझना होगा। देश में सरकारें रहती हैं, सरकारें जनहित की होती हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की चर्चा होती है। ऐसा नहीं है पहले रोजगार की नदी बहती थी, लेकिन रोजगार का एक नाला जरूर चलता रहता था जिसमें लोग तैरते रहते थे। लेकिन अब तो नाली भी नहीं कहीं दिखती है, और नाली भी प्राइवेट नहीं दिखती है, और नाली सड़ गई है और बदबू कर रही है। और प्राइवेट सेक्टर का जो रोजगार है उसका ग्राफ धीरे धीरे गिर रहा है, वहां वेतन का ग्राफ गिर रहा है,
पोस्ट का ग्राफ गिर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज हजारों की तादाद में लोगों को बेरोजगार करके घर वापस भेज रही है। तो ऐसे में आपको तय करना है कि पोलराइजेशन के नाम पर ही वोट देना है। तो आने वाली पीढ़ियों में फिर आप बच्चे के लिए ये मत सोचिए कि रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में आप ये मत सोचिए कि मेरा क्या होगा। 80 करोड़ राशन पर हो, 100 करोड़ हो जाओगे राशन पर, 100 करोड़ के बाद 120 करोड़ हो जाओगे। 30 करोड़ लोग तो ऐसे रहेंगे जो एलिट वर्ग के हैं, जिसमें 10% वो लोग हैं जिनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, 20% वो लोग हैं जो बिगड़ भी जाएगा तो 4 से 10 साल 20 साल उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बाकी जो लोग रह गए 70%, वो भुखमरी के कगार पर पहले भी थे, आज भी है। पहले भुखमरी इस तरीके से नहीं थी। बार बार जीडीपी 8.2 की अब चर्चा होने लगी है। रुपया की हालात आप देख ही रहे हैं, महंगाई की हालात आप देख ही रहे हैं। जब 8.2 जीडीपी होगी नहीं, उस दिन इस देश के प्रत्येक नागरिक की जेब रुपयों से भरी होगी। जीडीपी जमीन पर दिखती है। जीडीपी का आकलन ऊपर नहीं होता जो आप फर्जी आंकड़े बना लो। आप मार्केट में निकलिए, 4 दुकानदारों को बिठाइए, उनसे पूछिए कि आज से 10 साल पहले आपकी दुकान की क्या स्थिति थी, अब बिक्री की क्या स्थिति है, जीडीपी सामने आ जाएगी। जीडीपी के आंकड़े कागज में कुछ भी बना लीजिए, तेरे कागज में आंकड़े रंगीन हो सकते हैं, लेकिन जमीन पर आंकड़े भद्दे हैं, धुंधले हैं, इसकी कोई पहचान नहीं है। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।